3 चैलेंजेस अगर हो इंडस्ट्री के लिए तो क्या होते हैं? मुझे दिल्ली इंटरव्यू बुला तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काम कर रहे हैं। सिविल एप्लीकेशन SCS 770 आई जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने सारे इंडस्ट्रीज अहमदाबाद की बंद करवा दी। कि सर वापी में जब CETP बना तो उस टाइम पे क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आपको आए? पानी मेरे लिए देवता है। आज की तारीख में भी जब हम बांसवाड़ा जाते हैं तो महिसागर नदी आती है तो जो गाड़ी में होते हैं वहाँ रोक के हम उसको हाथ जोड़ के अर्पण करते हैं। गुजरात हैज क्रिएटेड हाईएस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऑफ 850 MLD। शमनो वरुणम, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। मैं कल्पेश गोटी आप सबका वेलकम करता हूँ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारी ये पॉडकास्ट की चैनल वाटर वॉरियर्स इंडियाज़ अनसंग हीरोज़। इस चैनल पे हम ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो अपना जीवन वाटर कंजर्वेशन और नेचर रिसोर्स को बचाने के लिए समर्पित कर चुके हैं। हम हर बार नई नई स्टोरीज लाते हैं आपके सामने जो वाटर वॉरियर्स और जो यह इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनकी इस एक्शन और उसके इस एफर्ट्स को हम यहाँ पे आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आज ऐसे ही हम एक और वाटर वॉरियर्स के साथ बात करने वाले हैं। उनका नाम है डॉक्टर भरत जैन सर, जो अभी मेंबर सेक्रेटरी है GCPC गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर। आज के इस हम पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे कि GCPC किस तरह से काम करता है, GCPC में इंडस्ट्री को किस तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो GCPC में इंडस्ट्रीज़ और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस बना के किस तरह से नए नए इनिशिएटिव्स में रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और किस तरह से इंडस्ट्रीज़ अपना पैसा बचा सकती है, अपना कॉस्ट जो अभी उनका जो भी वाटर और वेस्ट वाटर जनरेशन, वाटर कंजम्पशन में होता है वो कैसे कम हो सकता है। इसके अलावा हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी जहाँ जो वेरी इंस्पिरेशनल है, किस तरह से उनका पूरा जीवन पानी के साथ जुड़ा रहा है और उनकी जो इंटरनेशनल विजिट्स और एज ए डेलीगेट्स वो गए हुए हैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिस में, वहाँ पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो उनकी यह जर्नी भी हम जानेंगे आज उनसे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे एपिसोड को सुने आराम से, तो आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी एक्शंस इनमें से मिलेगी जो आपको भी इंस्पायर करे कि आप अपनी लाइफ में इनिशिएटिव्स ले, वाटर को कंजर्व करें, रिवर्स को सेव करें और हमारी इस जो एनवायरनमेंट, हमारी इस पृथ्वी को हम एक हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक नए रूप में और ग्रीनर, अभी आज जो है उससे भी ज़्यादा ग्रीनर हम उनको प्रोवाइड करें। सो आइए सुनते हम सर के साथ की ये कन्वर्जेशन। थैंक यू। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो हमें उनकी लाइफ जर्नी, उनके जो इनिशिएटिव्स है टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर भरत जैन सर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर आपका वैसे तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऑडियंस को बताऊँ कि सर मेंबर सेक्रेटरी है GCPC गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर। तो यह GCPC एक ऐसा सेंटर है जो इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में लेके चलता है और इंडस्ट्री को गाइड करता है कि किस तरह से उनका प्रोडक्शन क्लीनर प्रोडक्शन हो, जिससे एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना हो। तो हम सर से ही जानते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी कैसे, किस तरह से वो यहाँ पे पहुँचे, उनका GCPC डिपार्टमेंट क्या करता है और अभी तक उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, उसमें से कुछ सर हमारे साथ भी शेयर करेंगे। वेलकम सर। भरत सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आज आप GCPC जो सेंटर है उसमें एज अ MS मेंबर सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, अपनी लाइफ जर्नी कैसे शुरू हुई वो थोड़ा आप बताएं कि आपका चाइल्डहुड में ही ये जो एनवायरनमेंट के प्रति या एनर्जी कंजर्वेशन के प्रति कोई ऐसा इंसिडेंट रहा था या किस तरह से शुरू हुआ? सबसे पहले सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मुझे जो ये आपने अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका और सभी का आभारी हूँ। थैंक यू। अगर बचपन की बात करते हैं तो मैं एक राजस्थान के ट्राइबल एरिया को बिलोंग करता हूँ, बांसवाड़ा
उदयपुर से आगे बॉर्डर पे है। ट्राइबल एरिया इसलिए कि बांसवाड़ा और गुजरात का पंचमहाल और मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला, ये सारे ट्राइबल एरिया हैं। तो उस तरह के बैकवर्ड एरिया भी कह सकते हैं। वहाँ मैं एक जैन कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ। बचपन में मैंने ये देखा एक तो कि एक जैनिज़्म का असर ये था, मैं देखता था मेरे पिताजी जो पहले दीवान थे बांसवाड़ा स्टेट में, फिर वो बिजनेस में आए, कि पानी की इम्पोर्टेंस बहुत थी उस समय। तो उन दिनों में पानी की सप्लाई या आपका टैप वाटर वगैरह नहीं होता तो पानी नहीं आता। तो वहाँ हमारे राजस्थान में ट्रेडिशनली बावड़ियाँ हुआ करती थी, दैट इज नॉन एज द स्टेप वेल, जिसको हिंदी में कहते हैं बावड़ी। तो वहाँ से हमारी एक जो थी, जिनको हम माँ कहते थे, बोहण माँ, एक ये हमारा कल्चर था कि वो पानी भरती थी। लेकिन उसको भी क्योंकि उम्र वाली थी, तो हमको हमारे पिताजी और माताजी ने सिखाया था कि वो पानी दे रही है और पानी का महत्व इसलिए, तो उनको माँ कहो तो बोहण माँ वो करीब 30-40 सीढ़ियाँ उतर के पानी वहाँ से लाती थी। वो पानी लाके करीब हमारे वहाँ से 301 मीटर दूर पे थी, वो लाते पानी को हम एक भगोने में, बड़े बर्तन में रखते थे और नेक्स्ट डे उसको छान करके उपयोग में लाते थे। ये एक सिस्टम था। पर चूंकि पानी वो लाती थी, तो शुरू से हमको सिखाया गया था, उड़ के अगर हम जैसे दत्तुन करते हैं, जिसको आजकल हम ब्रशिंग कहते हैं, और छोटा बच्चा भी वॉश बेसिन पे जाके नल चालू रख के, एडवर्टाइजमेंट देखा होता है, वो घिसता है। हमको ये सिखाया गया था कि नहीं, चौक में आपको बैठना है, बैठने की जगह थी, मंजन लेके आप घिसिए 10-1 मिनट तक, और एक लोटा जिसको कहते हैं, वो आपको पानी का दिया जाता था, उसमें लोटो में कंप्लीट करना है। तो शुरू से था। दूसरा मैंने देखा, मेरे पिताजी रोज शेव करते थे दाढ़ी, तो उसके लिए भी उन्होंने छोटी सी प्याली रखी थी, तो उसी में वो ब्रश से करके लेजर वगैरह धो के उतने ही पानी में चला लेते थे, जो आजकल टैप वाटर वॉश बेसिन में चालू करके किया जा रहा है। तो वो संस्कार थे। नहाने के लिए एक ही बाल्टी दी जाती थी, स्वच्छता रहती थी, क्योंकि हम एक जैनिज्म के हिसाब से हम रोज सुबह पूजा करने जाते थे। आप जानते हैं कि नहाना जरूरी था, पर एक ही बाल्टी में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, यू टू मैनेज अपना बाथिंग। माँ को भी मैंने देखा था, पानी का बर्तन बांधने वाले आई है, तो इस तरह से टैप वाटर चालू करके बड़ी चौकड़ी में बर्तन नहीं धोए जाते थे। वहाँ पे एक बड़ा बर्तन रखते थे, कोई डिटर्जेंट नहीं था, भगवान की दी हुई, प्रकृति की दी हुई मिट्टी, माटी कहते हैं, सॉइल, उससे ही बर्तन साफ होते थे। और वो साफ करके एक पानी का बड़ा बर्तन था, उसमें वो साफ कर लेते थे, और वो साफ किया हुआ प्रकृति की मिट्टी के साथ पानी को हम बगीचा, थोड़ा सा बागवानी करते हैं, उसमें डाल देते थे, तो उसका भी वापस यूज। तो जो आपने मुझे पूछा है कि बचपन में मुझे प्रभाव ये पड़ा, और शायद आपने भी पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी ने इतने वर्ष पूर्व कहा था कि पानी को घी की तरह उपयोग में लाना, इट इज एज प्रीशियस एज घी। तो वो मैंने मेरे घर के उन्हीं संस्कारों से सीखा, और वो मेरी एक छाप बचपन से ही पड़ी है। तो शायद मेरे आगे जो करियर में भी काम में आई, और शायद अब तक मैं वो कर रहा हूँ। तो मतलब सर, नेचुरली ऐसा बोल सकते हैं कि आपके फैमिली ने जो आपको संस्कार दिए, वो आप में उतर के अभी तक आप यहाँ, मतलब आप में जो पूरे उतरे और आप यहाँ उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। कि आजकल लोग तो घर में रनिंग वाटर आता है, मतलब रनिंग वाटर बोलते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं रनिंग वाटर, मतलब दौड़ता हुआ पानी। तो आपने तो बहुत, मतलब राजस्थान है तो वैसे ही पानी का शॉर्टेज रहता होगा, और एक बाल्टी या ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब कम पानी में आपने सब पूरा दिन का दिनचर्या मैनेज किया है। तो मैं मतलब मैंने भी नहीं किया है, मैं भी आपसे मतलब सिटी में पला बड़ा हूँ, तो मेरे घर में भी रनिंग वाटर है। तो ये एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि आजकल तो मान लो कि एक दिन का 1 घंटा पानी नहीं होता है तो लोग घर में इधर उधर हो जाते हैं, बोले कि अभी पानी नहीं आने वाला ऐसा। तो सर रियली मतलब इम्पैक्टफुल था कि आप बचपन से ही इस सब चीज़ों के अंदर से आपने अपना जीवन गुजारा है। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करूंगा, मेरा बांसवाड़ा वो चेरापूंजी कहा जाता था। 75 इंचेस रेनफॉल, दैट इज हाईएस्ट इन राजस्थान, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो नेचुरल पानी की कमी नहीं थी। ओके, कमी नहीं थी, उसके बाद भी ये किया गया, क्योंकि शुरू से हमको सिखाया गया था।
हाँ, जयपुर और बांसवाड़ा, जयपुर एरिया, हाँ इस साइड ये में इस है, तरह तो के एरिया में, ग्रीनर नीचे के है। एरिया हाँ, में, जैसे आपने बराबर है। उदयपुर देखा होगा, इट इज द हाँ, सिटी ऑफ लेक्स। लेक्स, यस सर, तो yes. वहाँ उस एरिया, हालांकि वो 75 इंचेस एवरेज रेनफॉल हैज गॉन डाउन टू 45 इंचेस। बराबर, एवरेज रेनफॉल 30 इंच कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। जी। सर, तो अभी मैं आपसे और आगे थोड़ा आपका जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन क्या है। आपने, जैसे मैंने सुना है कि आपने BE सिविल और MA एनवायरनमेंट किया है, तो वो किस तरह से वहाँ आपकी जर्नी, क्योंकि आपकी एज में वहाँ पे BE सिविल करना, आपने कितने साल, कब आपने इंजीनियरिंग कब पास आउट? मैं 76 बैच 76 बैच में पास आउट किया। तो उस टाइम पे तो जनरली एजुकेशन का इतना वो बहुत महत्व नहीं था, तो किस तरह से आपने ये? बिल्कुल सही बात है। फिर ऐसा हुआ कि पिताजी ने उनके बैकग्राउंड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टरशिप भी चालू की, और पहली बार हमारे वहाँ पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम आई। तो वो फादर पॉलिटिक्स में थे, कॉरपोरेटर भी थे, तो मोहल्ले मोहल्ले में पाइपें बिछाई गई और एक टैप लेके, मोहल्ले दीठ एक टैप, एक, हाँ वो था, उसको हम कहते हैं PSP, पब्लिक स्टैंड पोस्ट। यस, एक मोहल्ला है, उसके बीच में एक पानी है, हाँ, और वो 3-4 टैप होती थी, और गांव वालों को समझाया गया कि भाई ये पानी शुद्ध है। तो वो मेरे दिमाग में फिर से इम्पैक्ट पड़ा कि पानी का महत्व है। एक बार मेरी बहन माँ काफ़ी दूर जाके 30 सीढ़ियाँ उतर के पानी भर के सर पे लेके आती थी। अब हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अब घर पे टैप से पानी नहीं ले सकती। तो वो एक इफेक्ट पड़ा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा राजस्थान की, बिल्कुल मुझे याद है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी, हम फर्स्ट पे बैठते थे। ब्लू एक पट्टा होता था, और उसमें भी शिक्षक ऐसे थे कि वो देखते थे कि भाई कुछ अच्छे घर के लड़के, उनको आगे उस पर बिठाते थे। कुछ ऐसे लड़के थे जिनको बिना उसके बिठाते थे, उनके पैर में चप्पल नहीं होती थी, क्लासरूम में खिड़कियों में शटर्स नहीं होते थे, और पंखे होने का तो सवाल ही नहीं। पानी पीने के लिए एक मटका रखा जाता था, और उसमें एक लकड़ी का ऊपर वो कवर जैसा था, और एक लोटा रह के पानी लेके हमको इस तरह से पीने की आदत थी। फिर जब न लागे तो भी हम इस तरह से पानी उतना ही लिया जो मैंने पिया। ये नहीं कि पानी गिलास में लिया और फेंका। तो स्कूल से भी वो प्रभाव पड़ा, कुछ नंबर अच्छे आए। तो सूरत में उस समय जो भी SVNIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन दिनों में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तो राजस्थान की 6 सीट थी, सिर्फ 6 सीट थी, क्यों हर एक स्टेट की थी। उसमें मेरा स्कॉलरशिप में नंबर लग गया था। तो फिर मैंने जो स्टडी की वो सूरत में की। BE सिविल मैंने सूरत से किया, दैट वाज 76। ओके। और उस समय इंजीनियर की इतनी ज़रूरत थी कि मेरी एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर पे आया, मेरी माँ को का बिस्तर वगैरह था, मैंने कहा ये उसको बैठो, मैं 8 दिन आराम करूँगा। पर पिताजी ने कहा नहीं, कल से तेरी ट्रेनिंग चालू है, और वहाँ एक माही डैम बन रहा था, जमुनालाल बजाज सागर डैम, वहाँ तुझे जाके ट्रेनिंग लेनी है। तो नेक्स्ट डे से मैं साइकिल लेकर 2.5 किलोमीटर दूर डैम और उसकी कैनाल का नेटवर्क स्टडी करने गया। ओके। तो आपका पहले पानी से ही रहा मेरा, डैम यानी पानी, कैनाल यानी पानी। फिर मेरा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो गया राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से, और उदयपुर में मेरी पोस्टिंग हुई। और उदयपुर में भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दैट इज फॉर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके, हाँ। मेरी जो जॉब लगी वो पानी के मीटर ठीक करने में लगी। पानी तो पहली बार मैंने देखा पानी का मीटर, 1977 की बात कर रहा हूँ, 1977, जहाँ मीटर पानी के लगाए गए, और मैंने मीटर की स्टडी की। पानी आता है, मीटर कैसे घूमता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि उस समय से पानी की महत्व मेरे कैरियर में भी आ गई, और हम मीटर लगाते थे। बट सर, उस साल में भी मीटर लगे? जी, मैं वही कह रहा हूँ, 77। और उदयपुर जैसे शहर में जहाँ पानी की कमी नहीं थी। अभी सर, अभी कोई सिटी में पानी का मीटर लगाने की बात करते हैं तो लोग ऑब्जेक्ट करते बड़ी मुश्किल से। मैं जहाँ गांधीनगर में रह रहा हूँ, मेरा ही घर ऐसा है, 30 घर है जिसके पास साइकिल है। मेरे पास अपना कोई वाहन नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, सिर्फ साइकिल है। बाकी के पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, पर उनको मैंने रिक्वेस्ट करके मीटर लगवाए 3 साल से। तो पानी का कंजम्पशन कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया। नहीं, वो बोलते हैं ना सर, कभी कोई चीज़ मेजर करना चालू करते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं, और देन हम अवेयर होते हैं तो ऑटोमेटिक जो वेस्टेजेस है वो कम हो जाता है। और उनका अच्छा ये था कि बिजली का बिल कम हो गया है। पानी बचाओ मेरे लिए बोनस है, और देम इट इज देयर उनको डायरेक्ट बेनिफिट उनका मिलना चाहिए।
तभी आजकल ऐसा ही है सर, जब तक हमारा खुद का जो हमको चाहिए वो नहीं मिलता तब तक हम नहीं कुछ हो रहा। इनिशिएटिव या एक्शन नहीं लेते। सर आपने मास्टर्स किस तरह से चुना? हाँ, फिर मेरी वहाँ 3 साल चली जॉब 77 से 80, और कुछ स्वभाव ऐसे थे कि जो सिस्टम होती है, मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस सिस्टम में मैं फिट नहीं हुआ। मैं अपने काम से ही मतलब रखता था, तो जब आप काम से खूब मतलब रखते हैं, सही काम करना चाहते हैं, तो लोग करने नहीं थोड़ी देते। थोड़ी होती है, तो मुझे लगा कि मैं नहीं हो रहा हूँ। तो उस समय मैं ये भी देखिए, एक सीमेंट, हम एसी एस्बेस्टस पानी की पाइपलाइन दिग्विजय सिंह सीमेंट कंपनी अहमदाबाद से सप्लाई होती थी, और उस समय वो पानी बिछाई जाती थी। वाटर सप्लाई स्कीम में हम पानी का सोर्स करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसके लिए मैं आया था। और वहाँ मैं बैठा था उनके ऑफिस में, तो वहाँ आप जैसे एक मित्र मिले, उनसे बातचीत हुई, तो उनका कि आपको अच्छा अनुभव है, तो आप यहाँ गुजरात में जरूरत है ऐसे इंजीनियरों की। मैंने कहा कैसे क्या करना है, कि जाइए लाल दरवाजा जीपीएससी के ऑफिस है, फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाल दरवाजा के मैंने फॉर्म भरा, मेरा इंटरव्यू आया, मुझे वो 3 साल छोड़ने ही थे। हाँ। तो मैं जैसे छोड़ा, मैं यहाँ आ गया, और यहाँ पे गुजरात वाटर सप्लाई में मैंने फिर काम किया। और अच्छा काम ये किया कि उस समय राधनपुर वाला एरिया है अपना, जो बनासकांठा, राधनपुर, हाँ। वहाँ पानी की तकलीफ थी। तो हमने भाभर में 6 कुएं एक साथ डिज़ाइन किए, और 6 की कॉमन राइजिंग में लेके वाटर सप्लाई स्कीम गुजरात के लिए मैंने उस समय बनाई। ओके। तो फिर पानी से ही नाता रहा 1980s के उसके और दौरान। बाई चांस उसके 80 के बाद इसी तरह से किसी एक मित्र से जीएडीसी वाले कोई मिले, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ डायरेक्ट डिप्टी इंजीनियर लेने हैं, यू कैन अप्लाई। तो मैंने फॉर्म भर दिया वहाँ, और फॉर्म भर के एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम भी दे दी, फिर मैं भूल गया। मेरा ससुराल सांगली महाराष्ट्र है, सांगली महाराष्ट्र। तो वहाँ गया था, मेरा बेटा हुआ था। तो वहाँ मुझे मेरे किसी मित्र का फ़ोन आया कि तुम परसों आओ, तुम्हारा इंटरव्यू है। सांगली से अहमदाबाद काफ़ी दूर है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। किसी रिश्तेदार की गाड़ी लेके उन्होंने मुझे सांगली से पूना ड्रॉप किया, पूना से बॉम्बे आया, बॉम्बे से जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन अहमदाबाद आया, अहमदाबाद तो वेटिंग वहां रूम से में आया पहुंचने में गाड़ी वाड़ी की कितना हुआ? 3-4 दिन हुआ होगा? 36 घंटे लग 36 घंटे हो गए होंगे। हाँ, ओके। और सीधे आके वहीं तैयार हुआ, क्योंकि इंटरव्यू में जाना था, और मुझे लगा मैं कुछ पढ़ाई तो की नहीं है, तो वापस ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, मैं इंटरव्यू में बैठा, और पानी के बैकग्राउंड से मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। और 1983 से मैं जीआईडी से मैं काम करता रहा, और उस समय वाटर सप्लाई हमने इंडस्ट्रियल एरिया की डिज़ाइन की। तो फिर मुझे मालूम हुआ कि भाई कोई बेंचमार्किंग नहीं है। जब आप किसी शहर की पानी की स्कीम करते हैं, तो देयर इज अ नॉर्म्स 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, रूरल एरिया में 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। और अभी जो जल जीवन मिशन, उसके साथ भी मैंने काम किया है, उसमें गाँवों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 50 लीटर है। ओके। पर इंडस्ट्रीज में ऐसा ही नहीं, आप टेक्सटाइल कर रहे हो, आप केमिकल कर रहे हो, आप कर रहे हो, कैटेगरी चेंज हो जाएगा कंजम्पशन। तो उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। और मेरा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली, अर्बन डेवलपमेंट ना, वहाँ की स्कीम ऐसी थी कि वो स्पॉन्सर करके मास्टर के लिए भेजते थे। ओके। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी एग्ज़ाम देने की। हाँ। मैंने एग्ज़ाम दी, मुझे दिल्ली इंटरव्यू बुला, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्कीम है वो अर्बन एरिया, मतलब वाटर सप्लाई फॉर द पीपल। फिर मैंने बताया कि सर हमारे अंकलेश्वर और वापी में वी हैव गॉट हाउसिंग कॉलोनी, काफ़ी लोग रह रहे हैं, 1-1.5 लाख लोग रह रहे हैं, तो इट इज़ एज गुड एज मिनी म्यूनिसिपलिटी। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे भारत सरकार के खर्चे से वल्लभ विद्यानगर बिरला विश्व कॉलेज BVM, वहाँ 10 सीट थी मेरे जैसे। हाँ। तो उसमें कोई मद्रास से भी आए, कोई कर्नाटक से भी आए, तो भारत सरकार के खर्चे से 40 नौकरी में मैं 2 साल नौकरी भी चालू, पढ़ाई भी चालू। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि तू आगे बढ़। तो उस समय मैं वहाँ 90 में गया, मतलब आप देख सकते हैं 53 बॉर्न और 90 उस एज में मैं 37-38 में पढ़ने गया। एक शाहरुख खान की कोई पिक्चर थी, मैं हूँ ना, उस तरह से हुआ था थोड़ा। बाकी यंग थे और मैं थोड़ा
तो वो मैंने उस तरह से मतलब आप मैंने पढ़ाई की और भगवान की कृपा से अच्छी हुई, क्योंकि विद्यानगर दूर नहीं है तो हर शनि रवि आना जाना रहता था, और वो मैंने पास की। सो आई पास्ड आउट इन 92। ओके। जो मुझे मेरे कैरियर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, दैट इज वाटर सप्लाई, बट देन आई डिड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंट का एक फोकस आया और पूरा एक नया ओपन फिर हो उस गया। समय जीआईडीसी में 95, 96, 97 में स्पेशल सिविल एप्लीकेशन SCS 770 आई, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने सारे इंडस्ट्रीज अहमदाबाद की बंद करवा दी, क्योंकि अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज नरोडा, ओडो, वटवा, उनका प्रदूषित पानी नीचे खेड़ा के खेत में कुएं में आ रहा था। और प्रफुल्ल भाई पटेल एक सिंपल खेडूत ने 15 पैसे का पोस्टकार्ड लिखा, नामदार गुजरात कोर्ट अहमदाबाद, ये पोस्टकार्ड लिख के उन्होंने जस्टिस BN कृपाल उस समय थे लिखा कि सर हमारे कुएं में कुछ रंगीन पानी आ रहा है, कुछ बदबू भी आ रही है, और वो कुएं को अगर मेरे पानी को मवेशी पी रहे हैं तो बीमार हो गए, कुछ है इसमें। हाँ। और कोर्ट ने CO मोटो करके नोटिस दी GIDC, GPCB, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कि भाई ये पानी इट इज अ कंटामिनेटेड हैजर्डस वाटर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो पहली बार वो कंसेप्ट आया और गुजरात में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बने, जो आज की तारीख में 37 से भी ज़्यादा जगह पे है, जहाँ पे ये गंदा पानी इंडस्ट्रीज का कलेक्ट करके ट्रीट करके उसको एक सेफ डिस्पोजल करते रहे। तो पर्यावरण का उस समय ज़्यादा आया। तो सर मतलब आप जब ये इश्यू क्रिएट हुआ तब GIDC ने इनिशिएटिव लिया कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो जब इस टाइप के जो मतलब मान लो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब इलीगली वेस्ट जब डिस्पोज हो किया जाता है, तो उसको फिर GIDC ने यह CETP का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और सबके लिए, जो भी पब्लिक के लिए भी, उनके लिए ये स्ट्रक्चर CETP का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया। फर्स्ट टाइम अपने देश में CETP का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उस समय हमारे साथ प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। इंडस्ट्री की वजह से उनके वहाँ जो कामदार हैं 20-25 मल्टीप्लाई बाय 4-5 मेंबर्स, वो सारे बेकार हो गए थे। तो तुरंत कोई उसका सॉल्यूशन लाना था, तो हमने नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, डॉक्टर पुरुषोत्तम खन्ना उस समय वहाँ के डायरेक्टर थे, ही वॉज प्रोफेसर एट IIT बॉम्बे। उन्होंने कहा कि गुजरात इज लीडिंग इन कोऑपरेटिव, आपके वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपके यहाँ कोऑपरेटिव डेयरी है, लोग बाग इकट्ठा होकर आते हैं, तो ये मॉडल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हर एक एस्टेट में बनाया जा सकता है। और उसमें हमने सबसे पहले वापी में CETP 55 mld का 97 में बना और कमीशन किया, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। ओके। तो सर ये जैसे इसमें थोड़ा आप डिटेल्स में बताएंगे कि सर ये वापी में जब CETP बना तो उस टाइम पे क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आपको आई? बिल्कुल सही, क्योंकि उस समय हमें ट्रीटेबिलिटी स्टडी करवानी थी, तो वो नीरी से कर अलग अलग इंडस्ट्रीज होगी वहाँ, हमारा वहाँ होमोजेनियस फ्लो नहीं आ रहा है। हाँ। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का ऐसा है, ये एक यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज का कंसेप्ट और हमारे वहाँ अलग है। कि मैं हर एक एस्टेट में एक फूड वाला भी आ गया, एक टेक्सटाइल आ गया, हम सबको बुलाते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स वेस्ट था, तो नीरी ने उसकी ट्रीटेबिलिटी स्टडी की कि किस तरह का वेस्ट आ रहा है, वो करके उन्होंने उसको होमोजेनियस कैसे बनाया जा सके, दैट इज नोन एज द इक्वलाइजेशन। वो करके ट्रीटेबिलिटी करके उसका फिर डिटेल इंजीनियरिंग किया और उसको डिटेल इंजीनियरिंग किया किलोस करना है। फिर हमने इंडस्ट्रीज को इकट्ठा किया, अगर आप CETP नहीं बनाएंगे तो अहमदाबाद में जो कोर्ट केस हुआ है वो अभी तो अहमदाबाद के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती है। इसलिए इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए सरकार के सपोर्ट से ये CETP बन रहा है, जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सरकार एक बार तो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना के बस दे देगी, उसको चलाने के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दैट इंक्लूड्स एनर्जी चार्जेस, मैन पावर, केमिकल्स। तो वो तैयार हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को उस समय मालूम हो गया था कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है। तो वो आप जैसा कह रहे हैं वैसा, बट क्योंकि हमारे गुजरातीज आर बोर्न एंटरप्रेन्योर ऐसा कहा जाता है, उनको लगा कि नहीं, समझ आ जाता है कहाँ ये नहीं करेंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो दे हेल्प and they have accepted CETP concept, yes, and they have joined hands with you. Exactly, and not only that, ये रेप्लिका
37 जगह पे हुआ है। और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, गुजरात हैज क्रिएटेड हाईएस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऑफ 850 mld, किसी दूसरे राज्य में नहीं है। वो यहाँ में गुजरात अभी है। वैसे भी सर गुजरात और हमेशा Leading है। रोल मॉडल Yes, रहा है role सर अभी तक। इसमें सरकार के भी पैसे हैं, 25% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम उस समय स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आई और बाकी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज। ओके, तो सर एज अ वहाँ पे जब आप CETP था तो वहाँ पे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था? उस समय मैं JIDC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, और चूंकि मेरा ME था इसलिए वो मैं डिज़ाइन में इन्वॉल्व हुआ। ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन कैसे तो फ्लो उस है। टाइम पे मतलब जैसे आजकल तो कॉमन हो गया अब तो treatment plan पर। सॉफ्टवेयर आ गए और ये हाँ, कॉमन है। उस समय नया था व्हाट इज इक्वलाइजेशन टैंक, और वो डिटेल डिजाइनिंग की थी मेसर्स किर्लोस्कर कंसल्टेंट ने। तो मैं उनके ऑफिस में, पूना में उनके ऑफिस में वहाँ जाके बैठता था, सीखता था। मेरे लिए भी नया था, और मेसर्स खुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसको कंस्ट्रक्शन किया। उसमें मेरी पोस्टिंग तो हेड ऑफिस थी, हाँ, पर मैं वहाँ साइट पे काम चलता था, तो बिकॉज बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वो देखा करता था, तो थोड़ा नॉलेज अपग्रेड भी हुआ। जो पढ़ा था वो मैंने फील्ड में देखा, यूज किया उधर फील्ड में। और फिर मेरे करियर में आगे जाके 2012 में एक ऐसा भी अवसर आया कि मैंने करीब 1 साल वो ट्रीटमेंट प्लांट चलाया। ओके, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि आई वाज टोल्ड टू गो टू वापी एंड टू रन दैट फॉर ऑलमोस्ट 1 year or so. यू आर द पर्सन हु नोज वेरी वेल दैट प्लांट, क्योंकि आपने वो उसको डिजाइन इंजीनियरिंग से लेके सारा मुझे उसमें कंस्ट्रक्शन, सीखना आपके पास नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन था, तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं आप उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, वो एक था कि भाई आप कैसे स्मूथली चलाएंगे, सो वी विल गेट द, बिकॉज जब आप CETP करते हैं तो उसके इनलेट नॉर्म्स फिक्स होते हैं, और वो इनलेट नॉर्म्स इंडस्ट्रीज के लिए आउटलेट होते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको COD 1000 mg/L लाना है, तो हर एक इंडस्ट्रीज का आउटलेट 1000 mg/L होना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कुछ MSME के लिए समटाइम वो पैरामीटर लाने में कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, इंडस्ट्रीज को एडवाइस करते थे कि भी तू थोड़ा ऐसा मॉडिफिकेशन कर एंड एंश्योर कि यू आर डिस्चार्जिंग COD ऑफ 1000 लेस देन 1000, बिकॉज दैट इज इनलेट ऑफ माई CETP। यस। तो जैसे अभी आपने बात किया, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आपका CETP मैनेज करना है, आपको इंडस्ट्री का बहुत जरूरी है मैनेज करना, और वो मैनेजमेंट टूल होना चाहिए। हाँ, नहीं तो जनरली सर गवर्नमेंट में ये होता है कि आप इसको टिक करो और मुझे ये चाहिए। हाँ, नहीं वो बराबर है। मैंने अपने आप को कभी सरकारी समझा नहीं, मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल वाला हूँ। तो इंडस्ट्रीज को मैं शाम को उनके साथ बुलाता था, उनके साथ जाता था, उनके वहाँ बैठता था, उनकी प्रॉब्लम समझ। MSME में क्या है, ये 1 मैन शो होता है। हाँ, वही सारा है प्रोडक्शन एंड, और वो बेचारा 10, 15, 20, 25 आदमियों से काम कर रहा है, प्यून से लेके मालिक भी हुए, और वो सबको अटेंड भी कर रहा है। आज बॉयलर वाला आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, सबको। तो मेनी टाइम्स उसको अपने प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है वो देखने का टाइम नहीं रहता है। तो वो हमको कहते थे कि भाई तू सबको बिठा, टीम को बिठा, क्यों तेरा आ गया, अभी तक ठीक था, तो अभी इस दिन कैसे आ गया, तो क्या चेंज हुआ प्रोसेस में, क्या चेंज हुआ। और मैं ये बताता कि आप जो भी वेस्ट वाटर में डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें आपका कुछ यूजफुल मटेरियल, रॉ मटेरियल्स जा रहा है, वो रॉ मटेरियल, इट मे बी बाय प्रोडक्ट, इट मे बी कैटलिस्ट। तो सर फिर ये इंडस्ट्री को आपको एक कॉस्ट बेनिफिट दिखाना पड़ता होगा। बिल्कुल, फॉर्चुनेटली फिर आगे में अगर ये बात हम चालू रखें तो 2009 में यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक मिशन आया, वो दिल्ली में है। वो ये चाहते हैं कि भाई वाई एवरीथिंग एट द एंड ऑफ पाइप। हम ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको एक पाइप में एंड ऑफ पाइप लाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद वो ट्रीटेड पानी डिस्चार्ज कर देते हैं। दैट इज लीनियर इकोनॉमी। स्ट्रेट। उन्होंने कहा वाई एवरीथिंग एट द एंड ऑफ पाइप, वी शुड डू समथिंग बिफोर पाइप। बिफोर पाइप मीन्स जहाँ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वाई आर यू जनरेटिंग वेस्ट, सो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज एंड देन रिकवर। ओके, वो आए 2008-9 में, और भारत सरकार को कहा कि हमको 3 स्टेट दीजिए, तो कर्नाटका, पंजाब और गुजरात उनको
कि भाई चलो यहाँ क्या है, वो यहाँ है, यूनिडो से लोग यहाँ यहाँ पे गुजरात आए, गुजरात में बात हुई। वो चाहते थे कि ऐसा सेंटर, क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर अंडर यूनिडो गुजरात में भी चालू किया जाए। ओके क्योंकि मेरा एम ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग था, मेरे सारे साथी सिविल इंजीनियर, और तो यहाँ भी एक वो कुछ एक ईश्वर की वो थी, आगे पढ़े प्लस की पॉइंट थी, मिल गया आपको। प्लस पॉइंट मिल गया, तो मेरे साथ आया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो हमारे में है, इसको दूसरी भाषा में गुजराती में कहते हैं कर कसर, मेरे घर में है। दूध फटा हुआ को फेंका नहीं जाता है, दूध में आई थैली को फेंकते नहीं है, नहीं है। उसको भी हिला के इतना सा भी दूध रहा है तो मैं मेरी माँ और मेरी पत्नी को देखता था, बराबर हिला के दूध काम में लेती थी। सब्जी काट रही तो सिर्फ छाल कटती थी, वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप भी कहीं काम में ले देते थे। तो ये तो हमारे कंसेप्ट में है। ठीक है, यूनिडो वाला टाई वाई पहन के आके सिखा गए, तो वो मुझे अच्छा लगा। और तब से हमने ये जो क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर वो चालू किया। सर ये कौन से साल में चालू किया? 2003 में, okay. 2003। और मुझे लगा इसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि एक तो हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, वो जनरेट होने के बाद कर रहे हैं। हाँ, हम ऐसा जनरेट कर ना हो ऐसा कुछ तो मुझे करें। ये लगा कि हम बीमार होते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। आपकी गाड़ी बिगड़ गई फिर गैरेज में जाते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा करें जो हम करते हैं कि हम बीमार ही नहीं पड़े, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग बराबर करते रहे तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो प्रोसेस में यूनिडो ने हमको ट्रेनिंग दी कि आप प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करिए, इंडस्ट्रीज का वेस्ट स्ट्रीम आइडेंटिफाई करिए और उसको पूछिए वाई व्हेन व्हाट, क्यों आ रहा है वेस्ट, कब आ रहा है और क्या है इसमें। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट। हाँ, तो मुझे वो कंसेप्ट अच्छा लगा, ईश्वर की शायद प्रेरणा रही होगी। फिर आप जैसे एक और मित्र मिले, मैं यूनिडो का काम करते करते 2006-07 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नीटी बॉम्बे, जो अभी MBA हो गया हुआ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ एक लेक्चर देने गया। तो मेरे इंट्रोडक्शन में आप जैसे किसी सज्जन ने कहा नाउ लेट अस इनवाइट डॉक्टर भरत जैन, तो मैंने स्टेज पर जाकर कहा कि सॉरी आई एम कंपाउंडर, आई एम नॉट डॉक्टर। तो जो वो थी वहाँ एक मैडम, उन्होंने कहा कि जैन साहब यू हैव गॉट इनफ डेटा एंड ऑल दैट, यू शुड गो फॉर डॉक्टरेट। तो फिर ईश्वर का संकेत है, उनकी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, फेलोशिप मुझे मिल गई, GIDC से मुझे परमिशन मिल गई और उन्हीं के खर्चे से मैंने वहाँ काम किया। पर वो फेलोशिप थी और डॉक्टरेट की डिग्री नहीं देते। फिर उन्होंने सारा मुझे यहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया। ओके। और 5-1 साल लगे मुझे, क्योंकि मुझे डॉक्टरेट, हाँ डॉक्टरेट सर इतना तो इजी भी वो नहीं। भी एक सपना था, पिताजी का था, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं BE के बाद अगर ME कर रहा हूँ तो आगे शायद करूँगा। तो डॉक्टरेट भी मुझे काम में ये आया कि यूनिडो की कॉन्फ्रेंस में करीब 18 देशों में मुझे बुलाया गया पर्यावरण की बात। तो मैं अपनी संस्कृति की बात कर रहा था, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, यस, उसमें वन ऑफ देम इज वाटर। यस सर। हम हर एक को देवता मानते हैं, जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी और ब्रह्मांड। वसुदेव कुटुंबकम हमारी थ्योरी है। तो ये सारे एनवायरनमेंट के घटक हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, हमसे ज़्यादा बढ़ के पर्यावरण को पूजने वाला हो नहीं सकता। जल को उठ के मैं पूछता हूँ, पानी मेरे लिए देवता है। आज की तारीख में भी जब हम बांसवाड़ा जाते हैं तो महिसागर नदी आती है, तो जो गाड़ी में होते हैं वहाँ रोक के हम उसको हाथ जोड़ के अर्पण करते हैं। दैट इज आज गंगा में नहाना आप जैसे जानते ही हैं। तो वो पर्यावरण के लेक्चर में मेरे जो विदेशी मित्र हैं उनके लिए नया था। हाँ, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं वायु को पूज रहा हूँ, पृथ्वी को पूज रहा हूँ, जल को पूज रहा हूँ, तो उसमें मैं वेस्ट कैसे करूँ? वाई शुड आई पॉल्यूटेड एयर? आई एम वर्शिपिंग। जल को प्रदूषित कैसे करूँ? और अगर कहीं प्रदूषण हो रहा है तो उसके कारण ढूंढ के उसको निराकरण में लाऊं। तो दैट इज नोन एज ए ऑप्टिमाइजेशन यूजेस ऑफ वाटर। बराबर है, जो हम इंडस्ट्रीज में ला रहे हैं। तो सर मतलब आपने उन लोगों के जो टेक्निकल और साइंस के कंसेप्ट को एक और लेवल अप ले गए कि वी आर वर्शिपिंग, जो उनके लिए नया था। उनके लिए काफ़ी कुछ नया था। हाँ। उनका वो जब यहाँ आते हैं, काफ़ी मेरे मित्र वहाँ से यूनिडो मीन्स हमारा हेडक्वार्टर वियना है, ऑस्ट्रिया। हाँ, वहाँ के
जर्मनी से आ रहे हैं, हर एक कंट्री के आते हैं। तो जनरली हम वहाँ जाते हैं तो वो मिलते हैं इस तरह से, शाम को 5 बजे बाद बोलते हैं गुड नाइट, वो अपने चले जाते हैं। मेरे वहाँ जो आते हैं तो एक मेरा ये हम एज यू नो दैट गुजरात में हॉस्पिटलिटी, हाँ, अतिथि इज अ देव, अतिथि देवो भव। तो उनको मैं घर पे भी ले जाया करता था। तो वो जब मेरी माँ थी, अभी 2 साल पहले गुजर गई, शी वॉज 96, ओह, मेरी माँ थी, हम थे, मेरे बेटे थे और उसका बेटा था। तो 4 जनरेशन उन्होंने कभी उन्होंने देखा नहीं था। बोले अब 4 जनरेशन अलग अलग एज ग्रुप के कैसे रह रहे हैं। तो मैं उन्हें समझाता था कि हमारी संस्कृति में लेट गो, कॉम्प्रोमाइज करना एक बड़ी अच्छी आदत है। एडजस्टमेंट उनमें वो नहीं है। वो छींक खा के डाइवर्स ले लेते हैं, किसी को बहुत उबासी आ रही है डाइवर्स ले लेते हैं। मैंने कहा हमारे वहाँ नहीं है, हम तो 7 फेरे ले रहे हैं, 7 जन्मों का बंधन, 7 जन्म का एक जन्म। माँ हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हाँ, हमारे लिए पेरेंट्स डे रोज होता है। मैं बाहर निकलता हूँ तो माँ के चरण स्पर्श करता हूँ। वैलेंटाइन डे हमारे लिए रोज है, पत्नी के साथ बैठता हूँ मैं, 15 मिनट मैंने रखी है रोज चूल्हे पे बैठने का, बातचीत करने की। तो हमारे संस्कृति में ये गुथा है और इनडायरेक्टली पर्यावरण हमारे साथ में। यस सर, यस। कहीं लाइट सारे रूम में नहीं जल रही होती है, माँ भी चिल्लाती है बेटा कौन है उस रूम में, लाइट बंद करो, नल कहीं चालू रह गया। बचपन से ही हमारे ऊपर रहते ही है। तो एकदम ये उनके लिए भी नहीं, उनके लिए उन्होंने वीडियोग्राफी की हम सब की। इतने एज के लोग एक साथ में रहते हैं। बराबर है सर। सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर की। अभी हम सर थोड़ा ये गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन GCPC, तो आपने बहुत बहुत काम किया है उसमें। तो उसमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमसे शेयर करें। किस टाइप के इंडस्ट्री क्लीनर प्रोडक्शन में कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए और उससे क्या बेनिफिट्स हुआ? बिल्कुल सही बात है। उसमें मैं थोड़ा सा उल्लेख और कर लूँगा। जब मैं राजस्थान में वाटर सप्लाई के लिए काम कर रहा था तो वहाँ एक नई अच्छी स्कीम आई थी, ट्रेडिशनल सोर्स वाटर सप्लाई बेस। ट्रेडिशनल जैसे वहाँ कुएं होते थे, हाँ। बावड़ी डिफरेंट हो गए थे, कचरा डाल देते थे, उनको हमने डिपनिंग एंड डिसिल्टिंग हाँ करके उसको वापस चालू कराया। ओके। तो वो मेरे एक दिमाग में था। तो जब ये हमने क्लीनर प्रोडक्शन मीन्स रिसोर्स एफिशिएंसी एंड क्लीनर प्रोडक्शन, आपके रिसोर्सेज हैं, बेसिक रिसोर्सेज इज वाटर हाँ एंड देन एनर्जी, यस उसको हमने फोकस किया। तो शुरू में तो क्या था कि जब मैं यूनिडो वालों ने हमें ट्रेनिंग दी तो हमारे पास वहाँ की सक्सेस स्टोरी थी। चूँकि मेरा GIDC का बैकग्राउंड था, लास्ट में मैं वहाँ चीफ इंजीनियर था, तो इंडस्ट्री के वहाँ जाके मैं बात करता था तो उनको अच्छा लगता कि एक आया है पुराना सरकारी आदमी, चाय वे पिलाओ, बातचीत करो, और 1 घंटा मुझे सुनते थे। पर सक्सेस स्टोरीज मेरे पास बाहर की थी। हाँ तो सबसे पहले मुझे लगा कि अगर उन्हें कन्विंस करना है तो सक्सेस स्टोरीज मुझे यहाँ की चाहिए, अपने घर की बनानी, घर की हमें एस्टैब्लिश करनी तो सबसे पहले जैसे नरोडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, उनसे मैंने बात की। कुछ लोग वो, तो उनको मैंने इस तरह से बात की कि ये आपका डाइस बना रहे हैं, इसमें पानी का कंजम्पशन, बोला वो वाटर सप्लाई कनेक्शन दिया है, वो पानी का आ रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लोग हैं और ये पानी हमारा। मैंने कहा जितना वाटर आ रहा है वो फिर वेस्ट वाटर जा रहा है, तो 80% हम वेस्ट वाटर का बिलिंग भी करते हैं, पानी का भी बिलिंग होता है, साइड बिलिंग, दोनों साथ बिलिंग है। हाँ वो तो हमारा CETP में जा रहा है, ट्रीट हो रहा है, सब ठीक है। मैंने कहा नहीं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पानी का कंजम्पशन कम करें। बोला ये हमने कभी सोचा नहीं, उनके दिमाग में तो प्रोडक्शन होता है छोटी। हाँ तो ये हमने एक डेवलप किया, कुछ हमारी टीम में केमिकल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, तो हमने फिर लिटरेचर सर्वे किया। मैंने कहा इस तरह के अगर डाइज या इस तरह का कोई एक्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो व्हाट कुड बी ऑप्टिमाइज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको पानी का तो बताया, हाँ अर्बन में 135 140 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसमें भी मेरा तो एक और स्टडी है, बाद में आऊँगा अगर 4 समय रहा, उसमें 55 लीटर हम नहाने धोने बर्तन साफ करने में लगता है। मेरा कंसेप्ट वहाँ भी 1 बाल्टी से नहाने का है, दैट ऑल्सो वी कैन रिड्यूस। तो जो पानी के आपके नॉर्म से एक आदमी के 130-35 लीटर नहीं जरूरी नहीं है, कम होगा हमारे जैसे देश में जहाँ करीब 30% से ज़्यादा लोगों को पोर्टेबल पानी आज की तारीख में भी नहीं मिल रहा है। तो वो कंसेप्ट में इंडस्ट्रीज में ऐसा हमारे पास बेंचमार्क नहीं था कि एक तरह का प्रोडक्ट करना है तो पर टन ऑफ प्रोडक्शन कितना पानी चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, वो मैंने ढूंढा।
लिटरेचर रिव्यू किया, कुछ यूनिडो के नेटवर्किंग, तो वो हमने कहा कि भाई यहाँ कैसे लाएं। तो ये स्टडी में एक तो गुड हाउसकीपिंग है, पानी के नल वगैरह बंद करो, लीकेज बंद करो, लीकेजेस बंद। कहीं लाइट आपकी जल रही है वो हटाओ। आप रॉ मटेरियल आपके कामदार यहाँ से वहाँ ला रहे हैं तो फर्श पे ढूल रहा है, ये आपका बारदान में रॉ मटेरियल खाली करके बारदान फेंक देते हैं। तो मुझे लगा उस बारदान को झटका जाए तो उसमें 100-150 ग्राम भी 300 रुपये किलो वाला मिल रहा है रोज का। तो हमने सेठ जी को बताया रोज तुम्हारा इतना जा रहा है, महीने में इतना जाएगा, साल भर का बड़ा फिगर बताया। व्हाट पॉइंट आई एम टेलिंग कि उनको हमने पैसे में कन्वर्ट किया कि आपके इतने पैसे ड्रेन में जा रहे हैं। तो वो उनके लिए एक था, मैंने कहा ऐसा कुछ करते हैं कि ये आपका रिड्यूस हो। तो शुरू में मैं कभी कभी लाइटर टोन में कहता हूँ कि उस समय मेरे अच्छे शशि कपूर जैसे बाल थे, जब अनुपम खेर हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को समझाना है। हाँ। और कभी इंडस्ट्री समझती है तो उनके लोग जो काम कर रहे हैं वो नहीं समझते, वो समझ रहे हैं तो ये नहीं समझ रहे हैं। देयर वॉज अ गैप। पर हमने शुरू में काफ़ी साल लगे, 5-1 साल लगे, तो मुझे थोड़ा मैं डिप्रेस भी हुआ कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मार्केटिंग टूल नहीं है मेरे पास। पर किसी ने मुझे कहा था कि आलू अच्छे हैं, वो समझने के लिए 25 साल लगे थे। तो किसी ने मुझे कहा था तुझे तो 8-10 साल ही लगे हैं, तो पीछे पड़, थकना मत। और चूंकि मैंने फिर से कहा कि एक मेरा मैं पैशन था कि नहीं ये करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पानी बचा रहा हूँ। फोकस पानी था मेरा, रॉ मटेरियल एनर्जी बाद में आया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। कामदार नल चालू कर देते हैं, नल छोड़ देते हैं, कहीं नल होता नहीं है। तो वो बचाने के लिए हमने ऐसे सक्सेस स्टोरीज अलग अलग प्रोडक्ट की। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब उनके पास गया तो मैंने प्रेजेंटेशन बताया, मैं देखो इस इंडस्ट्री में ऐसा किया, पानी बचा तो बिजली बची, पानी बचा तो वेस्ट वाटर बचा, विन विन सिचुएशन जिसको होता है। फिर इंडस्ट्रीज ने उसको सर रुपीज में कन्वर्ट किया। हाँ, रुपीज, एवरीथिंग वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मनी। मैं लिखता हूँ वेस्ट होता है WASTE, वो एस में मैं डॉलर बता देता हूँ, आप अच्छा एस में डॉलर, यू आर लूजिंग योर मनी इन वेस्ट। तो वो पैसे की भाषा सब समझता है। अच्छा, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, गुजरात बीइंग वेरी प्रोएक्टिव। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा भाई अच्छी चीजें, लोग को पैसे का भी थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए। ओके। तो गुजरात इज द फर्स्ट कि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, आज की तारीख में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 में प्रोविजन है कि कोई भी इंडस्ट्री इस तरह से अगर पानी, बिजली या रॉ मटेरियल बचाता है तो 35 लाख रुपया विथ ए कैप ऑफ 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंडस्ट्रीज को गुजरात सरकार रीइंबर्स करती है। ओके। तो दैट इज अ फाइनेंशियल। फिर उन्होंने कहा कि भाई और मोटिवेशन के लिए क्लीनर प्रोडक्शन अवार्ड भी किया। 2005-06 में मोदी जी के हाथ से ही वो अवार्ड दिया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज इस तरह से अच्छा काम करती है तो एक अच्छे बड़े वाइब्रेंट जैसे बड़े ग्रुप उसमें आप उसको अप्रिशिएट करो तो उसको मोटिवेट होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी CP अवार्ड पहली बार हमारे वहाँ गुजरात में ही, हमारे देश में क्लीनर प्रोडक्शन नाम का सब्जेक्ट BE एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 7th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस ऐड किया गया। और वो हमारे एक रेफरेंस में कॉम्पिलेशन किताब यूज करते। काफ़ी साल तक मैं वो बच्चों को पढ़ाने भी जाता था। तो 3 ढंग से हमने अटैक किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्लीनर प्रोडक्शन अवार्ड, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, और बच्चों को भी while getting their degree, हाँ, हर एक लेवल पे आपने काम किया। हर एक लेवल में पॉजिटिवनेस गुजरात सरकार की हुई। मैं तो खाली उसमें एक टूल बना, और वो फिर रेप्लिकेट हुआ। मॉरिशस में गए हम, तो ये चीज़ वहाँ चालू की। श्रीलंका में गए, मैं काफ़ी कंट्रीज में काम किया है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगी, उन्होंने उसको रेप्लिकेट की। तो सर जैसे आप अभी बोल रहे हो मॉरिशस, श्रीलंका, तो वहाँ का मतलब क्या मतलब असाइनमेंट्स कहाँ, ये कहाँ से लीड होता है? यस, नहीं, वहाँ का यूनिडो के थ्रू मेरे होता है। ओके। यूनिडो उनके प्रोजेक्ट लाता है, और चूंकि वी आर अप्रूव्ड सेंटर ऑफ यूनिडो, तो ऐसी कोई भी आती है तो वो यूनिडो में हर एक सेंटर को भेजते हैं। पर चूंकि हमने यहाँ ज़्यादा काम किया तो मुझे मेरे लिमिटेड फीस में, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम वी आर जनरेटिंग अवर ओन मनी फॉर माई पीपल, यस, तो उसमें काम मिला। तो और उनके जो काम है वहाँ इंडस्ट्रीज कम है पर टूरिज्म ज़्यादा है, yes. रिसोर्ट, हाँ, तो मैंने कहा हम रिसोर्ट में काम करेंगे, वहाँ भी पानी बहुत वेस्ट हो रहा है,
वहाँ भी बिजली बहुत वेस्ट हो रही है। लॉन्ड्री में रोज एक दिन बेडशीट आपने देखा होगा, पड़ा होगा, हाँ आपके टुवाल यूज करते हैं, फिर टुवाल को धोने दे डाल देते देते हैं। हैं, हाँ। घर में तो हम हफ्ता भर हाँ, चलाते हैं। अच्छा बेडशीट वगैरह है दैट, उसमें थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है। डिटर्जेंट का कंजम्पशन बहुत था वहाँ, तो ऐसे ऐसे हमने मॉडिफिकेशन किए। मॉरिशस की जिस होटल में मुझे ठहराया गया था, उसका मॉरिशस आपने टूरिज्म वाला है, हाँ जिस रूम में मैं बैठे हूँ उसका आधा बाथरूम था। हाँ। और जब मैं गया तो एक स्विच मैंने देखी तो 7 जगह लाइट चालू हो गई, एक स्विच से 7। वॉश बेसिन में, टॉयलेट जहाँ है, कमोड है वहाँ, बाथिंग एरिया में, वहीं ड्रेसिंग टेबल था वहाँ 3-4 लाइट। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट, वहाँ करीब 50% ज़्यादा इंडियन है, एक हाँ। बेटी बैठी थी पंजाब की थी। मैंने कहा बेटा ये मुझे ज़रा समझाना, एक बिजली का स्विच है, अगर लाइट नहीं आ रही क्या अंकल? मैंने कहा नहीं लाइट तो आ रही है, ज्यादा आ रही है। लेकिन ज़्यादा आ रही है। मुझे अगर वॉश बेसिन पे खड़े रह के काम करना है, पर एक स्विच से तो हर जगह लाइट आ रही है, मुझे जरूरत नहीं है। बोला नहीं सर, वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। मैंने कहा बेटा आज की तारीख में नहीं हो रहा है, हाँ हाँ आने वाले दिन होगा कि नहीं, वो हमारा आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है। मैंने कहा नहीं, आपके किसी अगर सुपीरियर है, मैं उनसे बात कर सकूँ। मेरा आशय यही है, एक आदमी जब बाथरूम में जाता है तो एक ही जगह एक ही use होता जगह है। होगा, 2-4 जगह तो हो नहीं सकता। तो वो बेटी अच्छी थी, इंडियन थी, उन्होंने उनके जो कोई वहाँ के लोकल थे उनसे मिलवाया। फॉर्चुनेटली वो भी वेस्ट बंगाल से माइग्रेट होकर गए थे, ही वाज आल्सो। बोला हाँ ये चीज़ अच्छी है, पर क्या हमारे आर्किटेक्ट ने कहा। मैंने कहा अभी आप चेंजमेंट न करें, लेकिन आप जब इसका रिनोवेट करें तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आदमी वॉश बेसिन जा रहा तो वहाँ एक लाइट हो, शावर लेने आया तो उस एरिया में उधर हो। की लाइट होए। तो ये मैंने कंसेप्ट देखा था चाइना और जापान में। टोक्यो वहाँ सेंसर हैं, तो आप जब जगह जाते हैं तो वहाँ लाइट चालू होती है, लॉबी में भी, यस, और वंस यू क्रॉस दैट अपने आप लाइट बंद हो ऑफ जाती हो है। जाती है। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मैं चाइनीज़ के बाथरूम में भी ये थी, तो एक बार तो मैं अंदर चला गया, फिर कुछ ढूंढने लगा तो लाइट बंद हो गई। तो छोटी टॉर्च रखता हूँ, फिर मुझे मालूम लगा मुझे कहाँ जाके लाइट की स्विच ढूंढनी बट दे आर है। सो जापानीज एंड चाइनीज, हाँ। दे आर सो पब्लिक प्लेसेस में तो काफ़ी वो विजिलेंट है। नहीं सर, जैसे आप जापानीज बोले तो जापानीज मतलब बेस्ट एग्जांपल होते हैं एक्चुअली एफिशिएंसी के मामले में, है ना, कि कोई भी एफिशिएंसी हो, मान ले जैसे आप बोला वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना, रिसोर्स कोई भी रॉ मटेरियल्स को। तो जापान, आप जापान टोक्यो गया वो, टोक्यो गए, यूनिडो की वजह से मैं तो वहाँ का सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हमको। नहीं, वहाँ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि जिस होटल में मुझे ठहराया था, शायद वो उससे बड़े बाथरूम या शायद अहमदाबाद के बंगलों में होंगे। दैट वाज हार्डली 8 फीट बाय 10 फीट। ओके, मतलब आप जैसे दरवाजा खोलें, यू हैव टू जंप टू द कोर्ट, हाँ, बिकॉज लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड इन जापान, इट्स एन आइलैंड। आइलैंड, इट्स आइलैंड। दूसरा सबसे अच्छा ये था कि जैसे हमारे यहाँ पानी की बोतल होती है, कर्टसी होटल में आप 1-2 बोतल, दे डोंट। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ क्यों, उन्होंने बोला हमारा टैप वाटर इज पोर्टेबल वाटर। तो मुझे आदत है इस तरह से पानी पीने की, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे वहाँ जापान में ये मैंने देखा कि उनका जो टॉयलेट के कमोड होते हैं उस पर भी स्विच लगी होती है, वो मेरे लिए नया था। तो मैं वैसे ही करता रहा। तो फ्लशिंग के लिए जो जेट स्प्रे से पानी आता है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसमें, तो मैं तो वैसे ही दबा रहा था और एकदम गर्म पानी आया। देन आई रियलाइज कि इनका कंट्रोल इनके हैंडल के सेंसर्स में लगे हुए हैं। अच्छा, टॉयलेट में बिल्कुल डिम लाइट है क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं है, बराबर है। आप वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं रख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनका जो लाइटिंग सिस्टम था और हर एक रूम उनके इस तरह से बड़ी खिड़कियाँ थी। अब हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट में ठीक है अपना प्लानिंग है, हम कॉरिडोर सिस्टम से रूम बना, आपने देखा होगा जनरल, और फिर रूम होते हैं, बड़ी खिड़कियाँ होती है और थिक पर्दे होते हैं। हाँ, तो सनलाइट कहाँ है? सनलाइट नहीं आती, वहाँ पर्दे नहीं थे। नेचुरल लाइट्स ड्यूरिंग डे यू आर यूजिंग, और उसके लिए वो 7 बजे बाद ही उनकी लाइट चालू होती थी आपके रूम में। अच्छा, वो चालू कंट्रोल उनके पास है, वो चालू नहीं करते। अभी अपने यहाँ एसी चालू नहीं करते ना होटल में, वैसे वो कंट्रोल। तो मुझे लगा जापान जैसा डेवलप कंट्री इतना आगे है, वो इतना छोटी छोटी बातों में ये है, टेक केयर कर रहा है, टेक इसने। केयर कर रहा है। और वैसे तो जापान जैसी कंट्री को उसकी एनर्जी की उसको उस टाइम पे कोई ज़रूरत मतलब नहीं है। बट एज अ अभी उसको यहाँ पे इंडिया में देखे तो वी आर एक्चुअली
स्ट्रगलिंग, ऐसा ही We बोल are सकते struggling. हैं। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ऑल द रिसोर्सेज, एनर्जी, वाटर। सो हमारे लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस रिसोर्स को सेव करें, कंजर्व करें और जितना हो सके उतना कम से कम यूज़ करें, बिल्कुल सही है। है ना सर? सर अभी और थोड़ा आगे बढ़े तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब क्लीनर प्रोडक्शन की बात आती है तो इंडस्ट्री को मतलब में टॉप 3 चैलेंजेस अगर हो इंडस्ट्री के लिए तो क्या होते हैं? नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए अभी चैलेंजेस में जब हम इस तरह की बातें करने जाते हैं तो उनको एक ग्लोबल रिसेशन का एक भय है ओके, कि भाई अभी दिस इज नॉट राइट टाइम वी शुड डिस्कस दिस बिकॉज देयर फोकस इज चाइना वॉर एंड ऑल दैट। हाँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। यस। सेकंड ये आ रहा है कि अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बाई चांस वो जो आप बता रहे हो रिजल्ट नहीं आया तो पीपल विल क्रिटिसाइज मी, अच्छा करने गया था भाई, हाँ। तो बड़ा कुछ करने गया था। वो आ रहा है। और तीसरा सबसे जो बड़ा आ रहा है कि मेरे वहाँ अच्छा हुआ है, वो मेरा एज ए सेंटर तो आशय ये है कि अच्छी चीज मैं रेप्लिकेट करूं। वाई फॉर वन इंडस्ट्री, ये सबके लिए हो। सबके लिए, मेरे लिए, उनके लिए। और उनकी बात भी सही है, उनका कहीं रिजर्वेशन आता है कि यार इतना सब अच्छा हो रहा है, दूसरा का नहीं हो तो मेरा कंपटीशन है। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि ठीक है, कुछ आपकी बड़ी बहुत स्पेशल चीज आप अपने पास रखिए, पर कुछ चीजें जनरल है, उसमें कोई नहीं है। अभी तो आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, सब काफी मिल जाएगा, वो डिसेमेट करिए। और उनका उस समय अच्छा रोल होता है कि जब मैं रेप्लिकेशन के लिए जाता हूँ तो मैं उन्हीं इंडस्ट्रीज में से किसी को बुलाता हूँ। ओके, वहाँ मैं नहीं बोलता हूँ, वो प्रेजेंट कर, वहाँ वो बोलते हैं कि भाई मेरे वहाँ बहुत काम हुआ, कुछ काम तो ये जो आप सब कर सकते हो, आप ऐसा करिए, पैसा बचेगा। तो उनकी बात सुनने से वो जल्दी कन्विंस क्योंकि उनकी वो कम्युनिटी है, उनके और वहाँ से वो सबसे एक अच्छा। और एक मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार और गुजरात सरकार ने किया है कि हमारे पास ब्रेफ डॉक्यूमेंट नहीं है। ब्रेफ इज बेस्ट डॉक्यूमेंट, बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी प्रोडक्ट में है, पब्लिक डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कपड़ा प्रोसेस करना है तो व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक्स विच विल टेल यू मिनिमम कंजम्पशन ऑफ वाटर, ओके, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट। वो हमारे वहाँ नहीं थी। गुजरात सरकार, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया और ब्रेफ डॉक्यूमेंट हमने जर्मन सरकार के, उनकी जो फेडरल एजेंसी है एनवायरनमेंट की और GIZ, उनकी मदद से फर्स्ट टाइम अपने वहाँ टेक्सटाइल का हमने ब्रेफ डॉक्यूमेंट बनाया। ओके, करीब 600 पेज का है, GPCB की वेबसाइट पे है, और उसमें GCPC हम ऑथर थे। ओके, वी कलेक्टेड डिटेल फ्रॉम मोर देन 50 इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट क्लस्टर एट नारोल, देन सूरत, जयपुर, और उन्हीं के में से किसी अमंग देम ओनली, बाहर की नहीं, अपनी यहाँ अपनी लोकल अच्छा काम हो रहा है, और उनसे कहा, उनका नहीं आप बताओ, वो हमने उसमें रेफरेंस में डाला है ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज उसको रिफर करके जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको इम्प्लीमेंट कर। और अभी हम रिसाइकलिंग पेपर इंडस्ट्रीज पे भी ब्रेफ बना रहे हैं। GPCB ने हमको ये काम दिया है, क्योंकि हमारे वहाँ वापी में, मोरबी और महसाना में जो पैकेजिंग मटेरियल और न्यूज़पेपर प्रिंट मटेरियल, वो जो है क्राफ्ट पेपर हो, उसकी हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज है, उसमें भी पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। तो उसकी हम स्टडी अभी ऑनगोइंग है, तो उसको मतलब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंट बनाएंगे ताकि किसी भी इंडस्ट्रीज को रिफर करना है और वो सोचेगा ये पेपर तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरा वहाँ 1000 लीटर जा रहा है, वो आदमी 800 में कर रहा है, वो रिफर करके उससे कंजम्पशन कम। बराबर। तो दैट इज ए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गुजरात सरकार और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, GIZ, जर्मन सरकार और सब। ये एक अच्छा रहा, यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉमन है। फर्स्ट टाइम हमारे देश में गुजरात ने टेक्सटाइल में बनाया, और अब रिसाइकलिंग पेपर और दूसरे एक नया हमको भी जानने मिला। सर, तो इस तरह के जो आप इनिशिएटिव्स बोल रहे हैं, तो वैसे तो जैसे आप बोले 1000 लीटर और 800 लीटर, तो दिखता तो 200 लीटर है, बट वो पर केजी या पर exactly. और जब उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका मंथली जो प्रोडक्शन क्वांटिटी उसमें जाता है, तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट होता होगा। ह्यूज इम्पैक्ट होता है। और जैसे आपको मालूम है, अभी जो हमारा दहेज PCPI आ रहा है, दहेज पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम, दहेज में,
ऑलमोस्ट अहमदाबाद जितना एरिया है, अहमदाबाद से थोड़ा कम है. Okay. अहमदाबाद इज 550 स्क्वायर किलोमीटर. दहेज वी आर डेवलपिंग 450 एज गुड एज अहमदाबाद. तो उसमें पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट डाला है. हाँ. ह्यूज कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट आएगी उस प्लांट को चलाने के लिए. Operational cost आएगी. तो इंडस्ट्रीज को एट व्हाट कॉस्ट मिलेगा. तो इंडस्ट्रीज अपने आप सोचेगी कि मेरा पानी का कंजम्पशन कम होना चाहिए. वो टारगेट फिक्स करवाते हैं कि भाई कुछ करो, आप फिक्स आप टारगेट कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा 10% पानी का कंजम्पशन कम हो. जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं. आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको बताया है पिछले महीने या पिछले साल आपका कितना यूनिट था. अभी कितना यूनिट है, 12 महीने का पूरा आ रहा है. तो आप विजिलेंट होते हैं कि अच्छा लास्ट मई में तो इतना ही था, इसमें कैसे बढ़ गया. गर्मी बड़ी होगी लेकिन कहीं हमने ये भी किया, हाउ आई कैन कम टू दैट. तो वो इंडस्ट्रीज में आ रहा है क्योंकि उनको पानी की कीमत ज्यादा बढ़ रही है. और क्योंकि पानी ज्यादा बढ़ रहा है तो वेस्ट वाटर भी उस पे आ रहा है. वो 80% हम गिन रहे हैं. लिंक है, डायरेक्ट लिंक है. पानी का कंजम्पशन कम होगा तो वेस्ट वाटर का भी जनरेशन कम होगा. तो आपके सीईटीपी के चार्जेस आपको कम देने पड़ेंगे. और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि रॉ मटेरियल्स, बाय प्रोडक्ट वो एडिशनल है, वो उसमें ऐड होंगे. हम ये सोच रहे हैं कि भी इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस पे हम काम कर रहे हैं. इको इंडस्ट्रियल पार्क कि जैसे कि एस्टेट है, हमने स्टडी की है नरोडा उसकी, उसमें इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज कैसे फ्लरिश हो, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, क्लीनर प्रोडक्शन हो, फिर कॉमन नेक्स्ट में मैक्रो लेवल कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर. आप जाके देखिए नरोडा और काफी एस्टेट, सीमेंटेड रोड है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, सोलर लाइटिंग है, कॉमन फैसिलिटीज है. और थर्ड जो है इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस. हाउ बेस्ट वन इंडस्ट्रीज का वेस्ट एज ए रिसोर्स दूसरी इंडस्ट्रीज में उसका वेस्ट है, पर ये इसके काम में आ सकता है. यस. तो वो एक सिनर्जी हम वी आर डेवलप व्हिच इज कॉमन इन डेवलप कंट्रीज. लाइक मैं साउथ कोरिया में गया था, उल्सान. तो वहाँ उनके सारे एस्टेट इस तरह से सिनर्जी किए हुए हैं. आपका वेस्ट फेंकना नहीं है, वो नेक्स्ट एस्टेट को दे देना है जहाँ पे वो जैसे यहाँ हमारे चल रही एक दीवार है, पुराने कपड़े आप दे दे, किसी के काम में आ जाएंगे. तो उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी में भी ला रहे हैं. और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुजरात सरकार के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का एक्शन प्लान बना रही है. उसमें भी हम उनको मदद कर रहे हैं कि भाई सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स एक आपने प्रोडक्ट लिया, उसको यूज किया, तो पहले यूज में ही आपको ऑप्टिमाइज करिए. बिफोर यू थ्रो मोबाइल, गो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, गो फॉर अपग्रेडेशन. और फिर आपको लगा काम में नहीं आ रहा है तो अभी तो ईपीआर है, उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांस, नहीं तो बाईबैक पॉलिसी है. किसी को आप डोनेट करिए, किसी को दे दीजिए, वो यूज करेगा. और बाद में कुछ नहीं हुआ तो वो रिसाइकलर के पास जाएगा. गुजरात अकेले में 50 से ज्यादा ई वेस्ट रिसाइकलर, तो वो आपको पैसे भी देंगे, रिसाइकल होगा. तो वो एक सर्कुलर इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ लीनियर इकोनॉमी. सर्कुलर, गो फॉर रिसोर्स एफिशिएंसी, मैक्सिमम यूजेज, यूज इट, देन रिड्यूस, रिसाइकल, यूज, रिकवर यूजफुल मटेरियल, उसकी लाइफ एक्सटेंड करिए. और बाद में उसको इस तरह से करिए कि उसको भी वापस उसका रिसाइकल वापस रॉ मटेरियल वापस आ जाए. उसमें से ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, आपने देखा होगा. प्लास्टिक वेस्ट का भी हमारे वहाँ ईपीआर है. ईपीआर है. पेट बॉटल्स रिसाइकलर सूरत के पास में है. पेट बॉटल्स दे कलेक्ट, दे गॉट वेरी गुड टाइप विद रेक पिकर्स. और वो बॉटल्स रिसाइकल होके शेडिंग होके फाइबर्स में जाते हैं. उसके फाइबर्स कपड़े पॉलिस्टर के फैब्रिक्स बनते हैं उससे. तो एक कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी. यस सर. तो गुजरात सरकार वो भी आ रही है. तो सर मतलब एज अ गवर्नमेंट बॉडी और एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और मतलब इतना लोग आप करते हैं तो जनरली लोगों तक ये पहुंचता नहीं होता है कि लोगों को तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा कुछ मतलब अड़चन करने में, आपको रोकने में, उस तरह से ही काम कर रही है. तो इस विषय पे थोड़ा बताइए. नहीं, पहले तो मैं करेक्शन करूँ कि कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, मैं कोई सरकारी नहीं हूँ. और मैंने पहले बताया था कि जब मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा था कि वो दिल का मामला होना चाहिए. मैं इंडस्ट्री के साथ 1 घंटा उनके एमडीए चलेंगे, कहता हूँ सर समथिंग शुड कम फ्रॉम योर हार्ट. मैंडेटरी नहीं है. खाली चाइना में मैंडेटरी क्लीनर प्रोडक्शन. व्हेन यू सबमिट ए प्रोजेक्ट इट्स ए मैंडेटरी, यू हैव टू कम आउट कि भाई आपका पानी. हाँ यस, हमारा मैंडेटरी नहीं है. हमारा मैंडेटरी बेल्ट बांधने का भी है, हेलमेट पहनने का भी है, पर आप जानते हैं तो मैंडेटरी यानी क्या है कि आप रूल से इसलिए आप कर रहे हो नहीं. आपको पानी बचाना है,
आपको दिल से resources बजाना बचाना, है, it हाँ। should come from your heart। और चूंकि हम दिल का ज़्यादा मानते हैं, स्पिरिचुअल भी हैं हम, हमारे वहाँ एक कंसेप्ट भी है, स्ट्रॉन्ग मैरिज बॉन्ड है, तो समथिंग फ्रॉम हार्ट, हमारी लॉन्ग मैरिड लाइफ भी चलती है। तो उसकी वजह से ये जब बात करता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ मैं सरकारी नहीं, मैं आपके लिए हूँ, आपकी किसी गलती को दिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ क्या हम यहाँ गलत कर रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट माई जॉब। माई जॉब आपको ये बता रहा है कि कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, देखिए आपके क्यों गटर में जा रहा है, कलर आ रहा है इसमें, तो आप देखिए क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो वी आर नॉट फॉल्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, तो हम उस तरह से फ्रेंडली अप्रोच से जाते हैं। और जैसा लगता है, जैसे मालूम नहीं आपने मेरे बारे में कहीं से मालूम किया होगा, और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरी कुछ गुडविल है। यस सर। एक कैरियर भी मेरा ऐसा रहा है, मैंने बताया मैं कल भी साइकिल पे था, आज भी साइकिल पे ही हूँ, और अगर ईश्वर ने शक्ति दी तो कल भी साइकिल पे ही रहूँगा, क्योंकि गांधीनगर में पॉसिबल है। तो कुछ चीज़ें शायद ईश्वर की प्रेरणा है और उनको अच्छी लगती है, तो जहाँ मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो वो लोग अपनाना चालू करते हैं। और फॉर्चुनेटली हमको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनका एनविस, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी उनका है EIACP, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस। हाँ, इंफॉर्मेशन तो है, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें हम मिशन लाइफ, हाँ, जो मिशन माननीय लाइफ। मोदी जी का है, हाँ, वो यही है, वाटर वेस्ट वाटर, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, हेल्दी फूड स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ। कैसा खाना खा रहे हैं, 30% खाना हम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे संस्कार में तो खाना खाने के बाद थाली धो के भी पीने का रिवाज है। यस सर। 32% लोग 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं आपके सो कॉल, माफ कीजिएगा कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ, सो कॉल बूफे उसको कहता हूँ, उबे मैं कभी कंफर्ट रहा नहीं, क्यों मेरी एक प्लेट में रायता भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, एक हाथ से तो खाया सारा कैसे? मिक्स हो गया, रोटी किसमें चली गई, रायता खाया, और मेरा हाथ धुल रहा है। मैं तो बैठ के खाने वालों में से हूँ, मुझे रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए। जहाँ बुफे सिस्टम है वो 1 या 2 आइटम खाते होंगे। मेरे घर में तो मेरी बहनें रसोई में क्यों स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म बैठ के खाना बनाए, 3-4 घंटे लगते हैं उनको खाना बनाने में। बराबर है। वेस्टर्न जैसा नहीं कि उनका आधा घंटा माइक्रोवेव में डाला, ये माइक्रोवेव में डाला और हो ब्रेड गया। सेक लिया और खाना हो गया। तो वो सारे कंसेप्ट में फूड वेस्ट बात कर रहा है मिशन लाइफ, हेल्दी योगा की बात कर रहा है, आप हाँ। अपने को फिट करिए, व्हाई डू यू नीड ट्रीटमेंट, आपकी इंडस्ट्री में प्रोसेस अच्छे रखिए, व्हाई यू गो फॉर CETP। सर हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि मिशन लाइफ जो मोदी सर का है, वो उनका लाइफ का फुल फॉर्म और वो क्या कंसेप्ट, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, या और उन्होंने उसमें जो 7 चीजें दी है, पानी से स्टार्ट किया है, हम्म क्योंकि वो भी एक ग्राउंड लेवल से आगे बढ़े हैं काफी उससे, तो उनको मालूम है ये सारी चीजें, और उनको ये मालूम है कि हमारे देश की आने वाली स्थिति में पानी क्या होगा। यस सर। क्योंकि अगर आप पूरा ग्लोबल देखा जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमारे पास एक ही पृथ्वी है, यस सर। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो एक पृथ्वी पे है, डिमांड बढ़ रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अगर उसमें क्या होगा, जो वो लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, जो फिट होगा वो सर्वे होगा, सर्वाइवल होगा। यस। हमारा वो कंसेप्ट नहीं है, हमारा कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। चींटियों को हम आटा डालते हैं, हाँ बराबर। सांप को हम पानी पिलाते हैं, सबको बचाएंगे तो हम बचेंगे। कौवे को हम दूध देते हैं। हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, चींटी भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे यही है, बिल्कुल। कुछ लोग एक आटा या कुछ रिलीजियस घरों में डालते हैं, स्पिरिचुअल। तो वो हमारा कंसेप्ट है, जिसमें प्राण है उसको जीने का हक है, सर्वाइवल ऑफ द एवरी लिविंग, नॉट फिटेस्ट। फिटेस्ट और माइट इज राइट वाला आगे बढ़ जाएगा, वो तो वैसे भी बचने ही वाला बच जाने वाला है। तो हम तो वो गांव के पिछले, बिल्कुल पिछड़े एरिया में जो एक 8-10 वालों घरों का गांव है, उसकी भी चिंता कर रहे हैं, और उसकी चिंता में जल जीवन मिशन जो कहा है कि हर एक घर में नल से शुद्ध जल, वो स्कीम है अंडर जल जीवन मिशन। तो पानी का उन्होंने फोकस किया है, फिर वेस्ट वाटर पे फोकस किया है, हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड, प्लास्टिक, ई वेस्ट, ये सारे लिए। और हम अंडर दैट प्रोजेक्ट हम स्कूल के बच्चों को, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को, हम गृहिणियों का, हाउसवाइफ, उनको ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे पास पूरी टीम है जो जाती है गांव में। अभी पिछले साल हम बनासकांठा के बड़े रिमोट एरिया में अलग अलग स्कूल में 3000 बच्चों को हमने ये
बताया अवेयरनेस। और सबसे अवेयरनेस में फायदा ये उसका इम्पैक्ट कि बच्चों को हमने कहा कि भाई तुम पानी का, तो हर एक जगह आप घर से पानी की बोतल लाते हैं, तो क्या करते हो, तो खेलते हैं हम उसको, हम पानी ऐसे डालते हैं। फिर हमने बताया कि नहीं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल बताया कि एक ड्रम खाली रखिए, बच्चों को कहिए उनका बचा हुआ पानी उस ड्रम में डाल दीजिए, और सुबह आपका मालिक को ये कहिए कि उस जो पानी इकट्ठा हुआ है उससे ही पौधों में पानी डाले। दूसरा हमने ये कहा है कि भाई खाने का एक शेयरिंग की आदत डालिए। अभी वन चाइल्ड फिलोसॉफी है, न्यूक्लियर फैमिली, बच्चा किसी से शेयर नहीं करता, वो समझता ये सारा मेरे लिए, मेरा बेडरूम है, मेरे ये है। उसको आने वाले दिनों में चाचा कौन है नहीं मालूम होगा, क्यों उसका कोई भाई नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, बुआ यानी क्या होती है नहीं मालूम होगा कि अच्छा पापा की बहन, आपकी बहन भी थी, मेरी तो है नहीं। तो ये सारे में बच्चों में आदत डालते हैं कि उनको अलग अलग मत बैठाइए। हमारे काफी कार्यक्रम हम टिफिन लाके एक साथ बैठ के शेयर करते हैं, भाई तेने क्या चीज़ बनाई, मैंने बनाई। तो वो आदत से एक अपनापन होता है, क्योंकि आजकल के एजुकेशन में कंपटीशन सिखाया जाता है, मुझे आपसे कॉम्पीट करना है, आपको उनसे करना है, कंपेशन नहीं सिखाया जाता है। नहीं, कंपेशन मैं आपके लिए कैसे मदद करूं, मैं आपके साथ कैसे आऊं। तो वो एक नई शिक्षण नीति में आ रहा है, मैं उसके साथ भी संलग्न हूं कि हम बच्चों को भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि भाई सारा तेरा अकेले का नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए। समाज हमारा विकसित होना चाहिए, और समाज विकसित होगा, राज्य विकसित होंगे तो राष्ट्र विकसित होगा, और जो हमारी कल्पना है इस राष्ट्र को परम वैभव ले जाने की, वो शायद साकार होगी। तो मिशन लाइफ में ये सारे हम प्रोग्राम ऑन गोइंग है। अब ये 15 जून से स्कूल चालू है, हमारी टीम और मैं तैयार हूँ। कुछ प्रेजेंटेशन है, बच्चों को इस तरह से बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको लगता है वो चीज़ वो घर पे जाके कहते हैं। मतलब आप रूट लेवल से मुझे लग रहा है कि बच्चों को अगर सिखाया जाए तो उनके दिमाग में भी अच्छी आती है। आजकल जो छोटे बच्चों को भी घर पे जाके मोबाइल की आदत है, हाँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी मोबाइल पे व्हाट्सअप कर रहे हैं, देख के सीखते हो। हमारे घर में भी संवाद कम हो गए, इसलिए वाद विवाद बढ़ गए। वाद विवाद इसलिए बढ़ते हैं कि संवाद नहीं होते। तो संवाद होना चाहिए। तो घर पे भी पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई आप बहुत व्हाट्सअप कर लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, घर पे आपको रख लीजिए 2 घंटे बच्चों के साथ। वो आपको व्हाट्सएप में देखेंगे, उसमें देखेंगे तो वो चालू कर लेंगे। तो इस तरह की हम थोड़ी अपनी संस्कृति की बातें करते हैं, थोड़ा अपना जो भारतीय नैतिक मूल्य है उसकी बात करते हैं, उसमें स्पिरिचुअल को भी ऐड करते हैं, तो वो थोड़ा सक्सेस होता है। बहुत अच्छा काम है सर कि आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों के साथ काम करके जो हमारा फ्यूचर जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो उनके साथ हम कनेक्ट करके उनको सिखा के फ्यूचर के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, और जिससे दोनों का फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। और ये रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हाँ, लिमिटेड है। हमें एक पृथ्वी जितना यूज हो गया है, अगर ये चली पॉपुलेशन तो आने वाले दिनों में 30 साल में 3 पृथ्वी चाहिए। 3 हमारे पास एक ही है बस। वो अगर हमने समझ लिया तो मेरा अपना खुद का है। अच्छा, ये मैंने जो आपको सक्सेस स्टोरीज बताई मेरी वेबसाइट पे भी काफ़ी रखी है। मिशन लाइफ की भी आप देखेंगे, स्कूल के बच्चों के साथ मेरी टीम जारी है। और सबसे अंतिम सूत्र जो मैं खुद अपने लिए कहता हूँ कि आई शुड नॉट डिफरेंस बिटवीन इनफ एंड मोर। व्हाट इज इनफ फॉर मी इज इनफ। 2 रोटी से और मेरा, आपने देखा होगा 2 जग में पानी मेरे लिए इनफ है। फिर मैं उसको लाता रहूं, वेस्ट करता रहूं, कोई मतलब नहीं है उसका। इसको हिंदी में कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। हर एक को ये हो जाना चाहिए, एक पॉइंट आ जाने के लिए मेरे लिए इतना पर्याप्त है। फिर मेरा पैर वो एक्सेलेटर पे अगर जा रहा है तो मेरे लिए नहीं जा रहा, दूसरों के लिए जा रहा है। के लिए वो दूसरों के लिए काम में आएगा, मेरे लिए तो जो है वो ठीक है। नहीं, वो सर बोलते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो वो पूरी गाड़ी में पेट्रोल भर के जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत, मतलब जितनी टंकी है उतना भर के जाओ। बिल्कुल सही, मुझे मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये उसमें मुझे मालूम होना चाहिए मैं पानी पीने के लिए कितना चाहिए, नहाने के लिए कितना चाहिए, घर वालों के मुझे कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें बच्चों को, परिवार को, चाहे वो इंडस्ट्रीज वाले हों चाहे वो डोमेस्टिक हो, हर एक को जाना चाहिए। नहीं तो जो यूनिडो अभी एनविसेस कर रहा है, सिचुएशन कोरोना से भी ज़्यादा सीरियस आ सकती है। कोरोना हमने देखा है, इफ यू आर नॉट विजिलेंट अबाउट दिस रिसोर्सेज
the situation may arise which would be serious than corona because of global warming and climate change. क्लाइमेट। देखिए आज हम हालत, सर जैसे अभी आपने बताया कि सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है जो आज हमको नहीं लगता है, तो सर उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, लोग थोड़ा क्या बोले अपने जो एक्शंस है उसमें वो इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे हम पर्टिकुलर बात करें वाटर की, तो अभी इंडिया में वाटर रिसोर्सेज की जो सिचुएशन है वो शेयर करें इन जनरल कि इन वाटर बॉडीज़, जैसे आपने बताया था कि 30% लोगों को ही 30% से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिल रहा है, तो उस तरह से सर थोड़ा डेटा शेयर करें कि जो। हाँ, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम ये जाते हैं तो ये हम सारा डेटा जो लेटेस्ट अवेलेबल है उनको बताते हैं कि भाई ये स्थिति है हमारा वहाँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं, पानी की बोतल आपने ले ली, आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी रिसर्च जाके छोटी छोटी 8-10 बोतलें ले ली, पी के आप फेंक रहे हैं। धारावी जो झोपड़ बस्ती है, द स्लम एरिया, द बिगेस्ट इन एशिया, वहाँ पे एक बच्ची को रोज का 5 लीटर भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं 140 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज कर रहा हूँ। गांधीनगर की बात की जाए तो जब गांधीनगर नया बना था तो 24 घंटे पानी आता था। अच्छा, 24/7। फिर जब कमेटी बनी कि इतनी जरूरत नहीं है, मेरा आ रहा है फ्री पानी, मैं उसे अपना सरकारी क्वार्टर ठंडा कर रहा हूँ, लोग उस पानी से अपनी कार को धो रहे हैं, जो कोई जरूरी नहीं है, तो 2 घंटे सप्लाई कर दी। तो जो 24 घंटे पानी आ रहा था और अब 2 घंटे आ रहा है, तो 2 घंटे में चला रहा है। तो लोगों को इस तरह से हम बताते हैं कि भाई पानी की सिचुएशन ये है। काफी जगह आप चेन्नई, बेंगलोर में पानी, जयपुर जैसे बड़े शहरों में अभी रिसेंटली, तो उसके हम फोटोग्राफ भी है हमारे पास, वो बताते हैं क्या टैंकर जा रहा है, लाइन लगी हुई है पानी के लिए। ऐसा भी कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी पे हो, तो वो एक बताते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो वो हम कैसे वाटर सेविंग, ऑप्टिमाइजेशन, वेस्टेज अवॉइड, और सबसे बड़ी बात सर ये बताऊंगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं जो कर रहा हूँ पहले मेरे से स्टार्ट होना चाहिए। तो वो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे घर हो या ऑफिस हो तो कितनी बिजली जा रही है, कितना पानी जा रहा है। प्लास्टिक हम नहीं कर रहे हैं, आप मेरे बाहर जाके देखें हर एक के टेबल पे हमने पानी की स्टील की बोतल दी हुई है, टू अवॉइड दैट यूजेज नो आई मीन। तो वो एक कंसेप्ट पहले खुद करें, खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, फिर लोग अपने आप जैसे वो कहानी आती थी कि बुद्ध भगवान के पास एक महिला पहुंची कि भी मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, आप इसे समझो। तो उनका भी तुम 3-4 दिन बाद आना। 3-4 दिन बाद आया, फिर लड़के को बैठ के उन्होंने समझाया गुड़ मत खा, ये खा ये। तो वो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा है कि तथागत ये कि आपने 3-4 दिन क्यों खा? अरे कि तब तक मैं बहुत गुड़ खाता था। ये कहानी होगी, लेकिन कहने का मतलब है अगर मैं खूब मोबाइल बहुत देख रहा हूँ, घर पे भी आके मोबाइल देख रहा हूँ और बच्चों को डांट रहा हूँ मोबाइल मत देखो, तो कथनी और करनी में जो फर्क आ जाता है वो सही नहीं है। बराबर है सर। इसलिए ये चीजें जो मैंने इस करियर तक मैं लंबा लाया हूँ। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि आप अपने ऑफिस में, अपने घर में छोटे छोटे ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे आप एनर्जी को बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में अभी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैंने आपके यहाँ ऑफिस में आके देखा, तो उसके बारे में हमारे ऑडियंस को शेयर करें सर। बिल्कुल सही बात है। अगर घर की बात की जाए तो पहले मेरा बैकग्राउंड बताया कि बनिया जैन फैमिली विच वैल्यूज मनी, व्यापारी। अब चूंकि सोसाइटी में पानी के मीटर लगे हैं, तो पूरे घर के सारे मेंबर्स विजिलेंट हो गए हैं कि भाई पानी ज़्यादा जा रहा है तो मीटर जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में। फॉर्चुनेटली मेरी पत्नी है, वो MS सोशियोलॉजी फ्रॉम एसएन यूनिवर्सिटी बॉम्बे से किया हुआ है, तो मतलब वो और पैसे का हिसाब भी अच्छी रखती है। बेटा है वो BE सिविल और MTech सेप्ट में से अर्बन प्लानिंग में किया हुआ है, और अभी वो टाउन प्लानर है सरकार के बड़ौदा में। उसकी जो पत्नी है वो भी MCOM है, MPhil किया है, तो उसका भी पैसे से गिनने का है। बेटी है वो MSc फिजिक्स है, वो साइंस सिटी में काम कर रही है। कहने का मतलब ये है बेटे और बेटी दोनों की शादी होगी, दोनों को एक लड़का है, कि सारी चीज़ें हमारी कंसेप्ट है कॉस्ट पे जाता है, कॉस्ट पैसे पे। तो पानी के पैसे दे रहे हैं तो पैसे पे आ गया, बिजली के पैसे दे रहे हैं तो वो आ गया। दूसरा घर पे सारी चीज़ें, आप जो कंसेप्ट मैंने वहाँ भी लिया है कि भाई जितना चाहिए
वो लाओ। एक जैनिज्म का सूत्र है अपरिग्रह, मतलब अगर मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है तो मुझे सब इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के लिए नहीं चाहिए। हाँ, अभी फ्यूचर से ये अपना आप उतना करेंगे, सही है। बस। तो वो कहा कि यू शुड लिव इन प्रेजेंट लाइफ यस। आज के उसमें। तो वो फॉर्चुनेटली, क्योंकि सारे घर वाले भी, एक तो पढ़ाई का भी इनका बैकग्राउंड था और बनिए थे, इसलिए पैसे का भी वो है, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई। तो उनको चीज़ समझ में आ गई कि अगर दूध फट रहा है तो पनीर बना जा सकता है, चावल अगर बच गया तो उसको फ्राई किया जा सकता है, यस। रोटियां बच गई तो उसके खाखरे बनाया जा सकता है। तो कहाँ है वेस्ट? तो जैसे हमारे वहाँ कहा जाता है कि शाम को घर से झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी नहीं, कि कोई काम की चीज नहीं चली जाए। तो घर से कंसेप्ट यही होना चाहिए कि सिर्फ धूल जानी चाहिए बाहर। बराबर। क्योंकि अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर भी आज 16-17 रुपया पर किलो रद्दी बिक रही है, पस्ती। आपके दूध के पाउच है, उनको भी आपने धो के सुखाया तो 15 रुपये किलो बिक रहे हैं। आपका प्लास्टिक वेस्ट, आपका ई वेस्ट, मेटल वेस्ट, वो सारा तो बिक रहा है। तो आपके जो डस्टबिन है, वो जो मेरे घर पे मेरा काम है फाइनल डस्ट, उसमें सिर्फ घर का धूल का कचरा ही होना चाहिए। तो वो मैं समझा रहा हूँ घर पे। सोसाइटी वाले भी समझदार हो गए, क्योंकि बोर से पानी खींच रहे हैं, मीटर लगे तो कंजम्पशन उनका भी ऑप्टिमाइज हो गया। तो वो सारी चीज़ें वेस्ट ना हो, वो एक कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड बनियों का, कि नहीं होना चाहिए, पैसे से सब पैसे का है। तो वो काम में आ रहा है, वही मेरी ऑफिस में काम में आ रहा है। ओके। मेरी टीम में है, वो भी क्वालिफाइड इंजीनियर है, वो भी समझते हैं। तो ये चीज़ें उनके घर पे भी वो कर रहे हैं। तो ऑफिस में भी आपको देखेगा कि हम पेपर वेस्ट भी है तो उसके दूसरे पेज पे हम प्रिंट ले लेते हैं, कम से कम हो, पानी का हो, बिजली का हो। तो सब जगह पे आपने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिससे रिसोर्स की बचत हो। बिल्कुल बच्चा, सभी बूंद तरह बूंद के। से घड़ा भरता है। हाँ, बराबर बराबर सर। तो सर, तो इस तरह के जो आप इंडस्ट्री के साथ अपने नॉर्मल अपने कॉलोनी और अपने रेसिडेंशियल के वहाँ भी ये सब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा बात बोल सकते हैं कि धरती माता और पानी, जो जल के देवता, वो दोनों के लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए एक लाइफ, मतलब जीवनदायी है। बिल्कुल, है ना। तो मैं सच में मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपके साथ मिला और आपसे ये सब बात सुनी। अभी सर आखिरी हम आपसे ये कि हमारे जो यंग इंजीनियर्स और जो यंग पीपल है, उसके लिए कोई मैसेज हो जो आप उनसे कहना चाहते हो। बहुत सारा आपने ऑलरेडी कहा है, बट एट द लास्ट, क्योंकि मे भी हो सकता है लोगों को आगे की बात समझ में ना आया, पूरा उनके दिमाग में ना जाए, अभी हम एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उनको बताए कि जिससे वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, या जो भी आप मैसेज देना चाहते हो उनके लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया कि हर एक महीने में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मेरा जो क्लीनर प्रोडक्शन है उसका अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ। फिर मिशन लाइफ में भी हम जा रहे हैं, तो मैं वहाँ EQ ऐड करता हूँ। EQ, इमोशनल कंटेंट। ओके। मैं बच्चों को ये पूछता हूँ, किसी को उठा के, कि भाई तू कहाँ से आ रहा है? तो कुछ बच्चे बताते हैं, सर हम महसाणा के उस गांव से आ रहे हैं। ठीक है, माता पिता ने तुझे भेजा है इंजीनियर बनाने। पिता क्या करते हैं? सर वो खेत में काम करते। मैंने कहा तू देखता है ना उनको, तू देखता है? उन्होंने तुझे पढ़ाने के लिए अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया होगा। 3 शर्ट है तो चौथा नहीं लिया होगा। यस। माँ ने कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि भाई बेटे को मुझे पढ़ाना है। तो मैं हर बात इमोशनली इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि भाई तू यहाँ पढ़ने आया है तो अपने सामने माँ बाप का चित्र रख, उन्होंने भेजा है। हमारे वहाँ कंसेप्ट यूज एंड थ्रो की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली घर बढ़ रहे हैं, ओल्ड एज हाउस, यूज एंड थ्रो, वो हमारी संस्कृति नहीं है। तो वो उससे उनको थोड़ा लगता है तो सीरियस होते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि अब तुम रिसोर्सेज पे आ, तेरे घर पे पानी की क्या स्थिति? कि नहीं सर, माँ को कहीं से भरना लाना पड़ता है, पक्का मेरे वहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने कहा भाई तू यहाँ हॉस्टल में आ गया इसलिए बड़ा अच्छा तरह घूम रहा है, निफ्ट के चौराहे में, NID के चौराहे में घूम रहा है। अच्छे घूमना चाहिए इस उम्र में, लेकिन 400 रुपये का पिज़्ज़ा खाने के पहले सोच लेना चाहिए कि तेरे लिए 400 रुपये का पिज़्ज़ा जो हमारी आइटम नहीं है, खाना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के पीछे जो तेरी लाइट, पानी और पेरेंट्स के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं,
उनको तू कैसे कम कर सकता है? पिताजी तुझे मनी ऑर्डर कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तेरी फीस भर रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने काफी अपनी चीजें जाने दी होगी, जाने दिए, कॉम्प्रोमाइज किया, चलो आज शर्ट चलेगा, बेटे को पढ़ाना है। तो वो मेरा इमोशनल जो जनरली नहीं होता है, लोग आगे अपना कोर्स पूरा करते हैं, इजी रिपीटेड, हार्ड ओमिटेड, कोर्स इज कंप्लीटेड, नहीं। बच्चों को उस तरह से मैं सिलेक्टेड बातें करता हूँ। बेटियां होती हैं जो, उनसे बात करता हूँ कि मम्मी की मदद करती हो, या सुबह उठ के 8 बजे मम्मी ने चाय बनी, हम तो 8 बजे उठे, मम्मी चाय ला रही, देखा मम्मी ने कितना काम किया, रसोई साफ की, बर्तन धोए, पानी भरा, तेरे लिए टाइम पे तेरा टिफिन भरा, तो मम्मी को देखा कर। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो EQ, इमोशनल, जिसको कहते हैं EQ, इमोशनल कंटेंट, उससे उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मेरा ध्येय यहाँ पढ़ने का है, और पढ़ने के पीछे जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरी नोटबुक्स आ रही है, मेरी पेन है, किताबें हैं, उनका भी मैं सही इस्तेमाल करूं। तो वहाँ से मैं उनको कनेक्ट करते हो आप। और मुझे लगता है मेरा ये प्रयास सही है या गलत है, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं इस तरह से किसी भी तरह से बात करता हूँ, चाहे वो कुरियर वाला मेरे वहाँ धूप में आया हो, तो मैं पानी का पूछ लेता हूँ कि भाई बहुत गर्मी, पानी? बोला नहीं अंकल, पानी की बोतल तो ले लाओ, थोड़ा ठंडा दे दो। मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, उस तरह से बात कर लेते हैं, भाई तेरा कैसा चल रहा है, तेरा कैसा है, ये तेरे, तो मुझे कुरियर यहाँ तक दे रहा है, तेने बाइक चालू रखी है भाई, बंद करके आ। नहीं सर आप इतनी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात करने वाला तो हमेशा बंद कर दे, फिर किक लगा के चालू कर, फ्यूल बचेगा। छोटी चीज हुई। हाँ बराबर है। लिफ्ट मैन वाले के हाथ पे, कंधे पे हाथ रख लिया, छोटा आदमी है, कि भाई तेरा कैसा चल रहा है, तो वो कुछ बात की, उसकी अपनी कुछ बात है। ऐसी बातें जब मैं इंडस्ट्रीज में जो फ्लोर पे काम करते हैं उनसे भी बात करता हूँ, जो रियल में वर्कर्स हैं, उनको मालूम है कि सर ये मोटर आवाज कर रही है, बेरिंग है, खाली बेरिंग ठीक करेंगे तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी का कन्वेंशन ऑप्टिमम, ही नोज। तो शायद मैं ज्यादा कनेक्ट हो सका, और थोड़ा आपकी बात लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितनी पहुंची, सही पहुंची या नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कल्पना है, हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उतना हुआ भी नहीं हो, पर मेरा ये मिशन है, जब तक प्राण है और जब तक मैं फिट हूँ, ये मैं बढ़ाता रहूँ। बराबर है सर, आपका ये मिशन हम तो बोले सालों साल चले, और आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें आपको 100% सक्सेस मिले। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, आप सब ने मुझे ये अवसर दिया। कुछ बातें आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर अपनाएं। इनफ एंड मोर का डिफरेंस देखिए, पर पर्याप्त है पर्याप्त है वो देखिए, और कहीं कुछ बातें अगर मेरी कड़वी भी लगी है तो उन्हें निकाल दीजिए, क्यों हमारे वहाँ कहने का रिवाज है, मिच्छामि दुक्कडम। सो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द ऑडियंस। आज का यह एपिसोड हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इस एपिसोड में आप सब ने हमसे सुना होगा कि किस तरह से वाटर कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, रिवर्स को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यह हमारी जीवनदाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ से आप एक इनिशिएटिव ले, अपनी लाइफ में एक्शन ले, और इस जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सबको ऑप्टिमम यूज़ करें, उनको बचाए। सो आई एम अगेन वेरी मच थैंकफुल, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक गुड बाय, थैंक यू, सेव वाटर, सेव रिवर्स, थैंक यू।